तो ये है हमारे टेस्ट 2 की रीडिंग। तो टुडे वी विल रीड दिस पैसेज, द वाइट हॉर्स ऑफ अफिंगटन का वाइट हॉर्स। फर्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। द कटिंग ऑफ ह्यूज फिगर्स और जियोग्लिफ्स इनटू द अर्थ ऑफ इंग्लिश हिल साइड्स हैज़ टेकन प्लेस फॉर मोर देन 3000 ईयर्स। कि जो इन ह्यूज फिगर्स की कटिंग है, जो जियोग्लिफ्स हैं, लैंड आर्ट हैं, इन्हें बनने के लिए 3000 वर्षों तक का समय लग गया। There are 56 hill figures scattered around England, with the vast majority on the chalk downlands of the country's southern counties. इंग्लैंड के चारों तरफ 56 हिल फिगर्स हैं, जिनमें से जो वास्ट मेजॉरिटी है वो कंट्री के साउदर्न काउंटीज़ में हैं। These figures include giants, horses, crosses and regimental badges. इन figures में giants हैं, horses, crosses and regimental badges हैं. Although the majority of these geoglyphs date within the last 300 years or so, there are one or two that are much older. हालांकि इनमें से अधिकांश भू आकृतियाँ पिछले 300 वर्षों के भीतर की हैं, और सो देयर आर वन और टू दैट आर मच ओल्डर, और एक और दो ऐसी भी हैं जो इससे भी ज़्यादा पुरानी हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, मोस्ट जियोग्लिफ्स इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंट्री। इंग्लैंड में जो ज़्यादातर भू आकृतियाँ हैं वो कंट्री के एक पर्टिकुलर एरिया में स्थित है। तो हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ इसमें लिखा है कि देयर आर 56 हिल फिगर्स स्कैटर्ड अराउंड इंग्लैंड विद द वास्ट मेजॉरिटी इन द चाक डाउनलैंड्स ऑफ द कंट्री सदर्न काउंटीज़। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि पर्टिकुलर ना, वास्ट मेजॉरिटी यानी कि मोस्ट जियोग्लिफ्स, और उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया का नाम भी बताया हुआ है कि कंट्री के साउदर्न एरिया में। तो उसका आंसर क्या होगा? ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। देयर आर मोर जियोग्लिफ्स इन द शेप ऑफ हॉर्स देन एनी अदर क्रीचर। कि ज़्यादातर जो भू आकृतियाँ हैं वो हॉर्स की शेप में हैं, दूसरी और क्रीचर की शेप में नहीं है। जब किसी क्वेश्चन में मोर एम्फेसिस कंपैरिजन पर होता है तो इट मीन्स उसका आंसर नॉट गिवन ही होगा। ठीक है, हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो वो भू आकृतियाँ हैं उनमें जाइंट्स हैं, हॉर्सेस है, क्रॉसेस है एंड रेजिमेंटल बैजेस हैं। ठीक है, उन्होंने इसकी बात की है, किसी कंपैरिजन को नहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए उसका आंसर होगा नॉट गिवन। सेकंड पैराग्राफ है, द मोस्ट फेमस ऑफ दिस फिगर्स इज़ परहैप्स ऑल्सो द मोस्ट मिस्टीरियस। जो इन फिगर्स में बहुत प्रसिद्ध है, शायद वो बहुत मिस्टीरियस भी है। द अफिंगटन वाइट हॉर्स इन ऑक्सफोर्डशायर में अफिंगटन वाइट हॉर्स हैज रिसेंटली बीन रीडेटेड एंड शोन टू बी इवन ओल्डर देन इट प्रीवियसली असाइंड एशियन प्री रोमन आयरन एज डेट। वाइट हॉर्स को उसकी निर्माण की तिथि को दोबारा से बताया गया है, और उससे ये शो होता है कि उससे जो पहले डेट दी गई थी वो उससे कहीं ज़्यादा पुराना है। More controversial is the date of enigmatic longman of Wilmington in Sussex. इससे भी ज़्यादा controversial डेट है ससेक्स में विल्मिंगटन का लॉन्गमैन, एक विशाल लॉन्गमैन की आकृति है, उसके डेट पे बहुत कंट्रोवर्सी है। While many historians are convinced the figure is prehistoric, जबकि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो उनका पक्का इरादा है, वो मानते हैं कि जो फिगर है वो प्री हिस्टोरिक है। अदर्स बिलीव दैट इट वाज द वर्क ऑफ एन आर्टिस्टिक मॉन्क फ्रॉम ए नियर बाय प्रायरी एंड वाज क्रिएटेड बिटवीन द 11th and 15th सेंचुरी। और कुछ दूसरे बिलीव करते हैं कि ये किसी एक आर्टिस्टिक मॉन्क का वर्क है जो नियर बाय प्रायरी का था, और इसे क्रिएटेड किया गया था 11th और 15th सेंचुरीज़ के बीच में। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए रीसेंट डेटिंग ऑफ द फिंगटन वाइट हॉर्स इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट एज। रिसेंटली फिंगटन वाइट हॉर्स की डेटिंग की है, वो ये दर्शाती है कि लोग उसकी एज के बारे में गलत थे। तो डेफिनेटली दिस इज़ इन आवर पैराग्राफ जहाँ पे लिखा था कि वाइट हॉर्स को जब रीडेट किया गया तो उसे ये पता चला कि जो डेट उसकी बताई थी पहले वो उससे भी कई साल पुराना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोरियंस हैव कम टू एन एग्रीमेंट अबाउट द रीजन ऑफ द लॉन्ग मैन ऑफ विलमिंगटन। कि जो हिस्टोरियंस थे वो एक एग्रीमेंट तक पहुंच गए, ठीक है, कि लॉन्ग मैन का जो रीजन है वो कैसे हुआ। नो, उसके बारे में तो बहुत कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, वो तो कंट्रोवर्सी थी। कुछ कहते थे कि ये प्री हिस्टोरिक है और दूसरों का मानना था कि ये किसी आर्टिस्टिक मॉन्ग का काम है। तो यहाँ पे लाइन जो है कंट्राडिक्ट कर रही है। यहाँ पे वो बोल रहे कि वो एग्रीमेंट पर थे, एक एग्रीमेंट पे आगे थे, बट हमारा पैराग्राफ बोल रहा है कि इसकी डेट में तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Okay, our third paragraph. The method of cutting these huge figures were simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below. जो मेथड था इसको कटिंग करने का इन ह्यूज फिगर्स को, वो बहुत ही सिंपल था। कैसे करते थे, वो जो ग्रास था उसको रिमूव कर देते थे तो उसके नीचे से एक वाइट चॉक की चमक निकलती थी। However, the grass would soon grow over the geoglyphs again unless it was regularly cleaned or scoured by a fairly large team of people. भले ही जब वो उसको रिमूव कर देते थे फिर भी जो ग्रास थी दोबारा से ग्रो हो जाती थी। यदि उसे नहीं क्लीन किया जाता था, ठीक है, तो दोबारा से ग्रो हो जाती थी। One reason that the vast majority of hill figures have disappeared is that when the tradition associated with the figure faded, people no longer bother or remember to clear away the grass to expose the chalk outline. एक रीज़न इसके हिल फिगर्स, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिल फिगर्स हैं उनके डिसअपेरेंस का, कि लोगों का जो ट्रेडिशन था इन फिगर्स के साथ वो फेड हो गया। अब लोगों को उसमें इतनी रुचि नहीं थी, ठीक है, लोगों को याद भी नहीं था कि हमें उसे ग्रास को रिमूव करना है, ठीक है, तो लोगों ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। फर्दर मोर, over hundreds of years the outlines would sometime change due to people not always cutting in exactly the same place, thus creating a different shape to the origin geoglyph. इसके आगे 100 वर्षों तक ये आउटलाइन है समटाइम क्या चेंज हो जाती थी, क्योंकि लोग क्या करते थे वो एग्जैक्टली सेम प्लेस पे कटिंग नहीं करते थे। इसकी वजह से जो शेप थी ओरिजिन जियोग्लिफ की वो चेंज होती रहती थी। द फैक्ट दैट एनी एशियंट हिल फिगर सर्वाइव एट ऑल इन इंग्लैंड टुडे इज टेस्टामेंट टू द स्ट्रेंथ एंड द कंटिन्यूटी ऑफ लोकल कस्टम्स एंड बिलीव्स विच इन वन केस एट लीस्ट मच स्ट्रेच बैक ओवर मिलेनियम। एक फैक्ट है कि अगर आज ये हिल फिगर्स, एशियंट हिल फिगर्स इंग्लैंड में सर्वाइव कर रहे हैं तो वो इसी वजह से कि जो लोकल कस्टम और बिलीव्स में कंटिन्यूटी है, उसमें एक स्ट्रेंथ है। ओके, तो अब हम अपने ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। फोर्थ ट्रू फॉल्स है हमारा हिस्टोरियंस। ओके, ये तो हो गया था। फिफ्थ, जियोग्लिफ्स वर क्रिएटेड बाय पीपल प्लेसिंग वाइट चॉक ऑन द हिल साइड। की जो जियोग्लिफ्स थे, वो जो कलाकृतियाँ बनाई थी, है ना, भू आकृतियाँ, वो लोगों के द्वारा बनाई गई थी और उन्होंने वाइट चॉक के वहाँ पे रखा हिल साइड पे, पहाड़ी पर, तब वो बनी। ऐसा हुआ था? नहीं। जो वो वाइट चॉक था वो कैसे उन्होंने रखा नहीं था, जब वो ग्रास को रिमूव करते थे तो उसके नीचे से एक चमचमाता एक वाइट चॉक सा निकलता था। तो ये लाइन पैराग्राफ की लाइन से कंट्राडिक्ट कर रही है। ये बोल रहे हैं कि लोगों ने वहाँ पे वाइट चॉक रखा था, ठीक है, बट नो, उन्होंने वाइट चॉक से नहीं वो कलाकृतियाँ बनाई थी, उन्होंने ग्रास को रिमूव करके बनाई थी। नेक्स्ट है, मैनी जियोग्लिफ्स इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल। कि बहुत सारी जियोग्लिफ्स हैं इंग्लैंड में जो अब
विजिबल नहीं है। हाँ, तो ये भी पैराग्राफ में था जब लिखा था कि एक रीज़न वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिल फिगर्स के डिसअपेरेंस का ये भी है कि लोग अपने ट्रेडिशन को भूल रहे हैं, वो नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। ठीक है, अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, इसको रिमूव करने में। तो इसका आंसर हुआ ट्रू। नेक्स्ट है द शेप ऑफ सम जियोग्लिफ्स हैज़ बीन अल्टर्ड ओवर टाइम, कि जो कुछ जियोग्लिफ्स की जो शेप है वो समय समय पर बदलती गई। हाँ, तो ये भी ट्रू है, बिकॉज क्वेश्चन में पढ़ा था, लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था। आगे भी क्या था कि उसकी जो शेप थी चेंज होती रही, क्योंकि जो लोग थे एग्जैक्ट सेम प्लेस पर उसे रिमूव नहीं करते थे, इस वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती थी। नेक्स्ट है द फेम ऑफ फिंगटन वाइट हॉर्स इज ड्यू टू इट्स साइज, कि जो फिंगटन वाइट हॉर्स की जो इतनी प्रसिद्धि है वो इसके साइज़ की वजह से है। ऐसा पैराग्राफ में कहीं भी नहीं दिया गया, तो इसका आंसर होगा नॉट गिवन। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है वन वर्ड ओनली ब्लैंक्सेस है, वो अब हमें इसमें फिल करने हैं। लोकेशन जब आएगी तब हम यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, चलिए हम अब पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। The Finkton White Horse is a unique, stylized representation of a horse consisting of a long, sleek back, thin disjointed legs, a streaming tail, a board-like beaked head. जो फिंगटन वाइट हॉर्स है वो बहुत ही यूनिक है और स्टाइलाइज वे में बनाया गया है। उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टाइलाइज वे में है। एक हॉर्स है, उसे शो करता है जिसकी लंबी और चिकनी कमर है, बैक है, उसकी डिसजॉइंटेड लेग हैं, थिन पतली पतली, और एक लहलहाती टेल है, पूंछ है, और एक बर्ड की तरह एक तीखा उसकी चोंच वाला सिर है। द एलिगेंट क्रीचर ऑलमोस्ट मेल्ट इनटू द लैंडस्केप, जो एलिगेंट क्रिएचर्स हैं उन्हें लैंडस्केप में बनाया गया है। द हॉर्स इज सिचुएटेड 2.5 मीटर फ्रॉम द फिंगटन विलेज ऑन ए स्टीप स्लोप क्लोज टू द लेट ब्रॉन्ज एज hill fort of a Finkton Castle and below the ridgeway a long distance Neolithic track। जो ये हॉर्स है वो अफिंगटन विलेज से 2.5 किलोमीटर तक स्थित है, वहाँ पे सिचुएटेड है, और ये उन्होंने उसका पूरा लोकेशन बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये बिलो द रिजवे, ठीक है, रिजवे ए लॉन्ग डिस्टेंस एक ट्रैक है, ये रास्ता है बिलो द रिजवे। ओके, तो अब हम अपने ब्लैंक्सेस की तरफ चलते हैं। देखिए, लोकेशन ऑफ द फिंगटन वाइट हॉर्स, ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर फ्रॉम फिंगटन विलेज नियर एन एशियंट रोड नोन एज, वो रोड का नेम लिखा हुआ था और उस रोड का नेम है रिजवे। ओके, नेक्स्ट है डेटिंग। जब डेटिंग की बात आएगी तब हम यहाँ पर आगे चलते हैं हम अपने पैराग्राफ की तरफ। A Finkton horse is also surrounded by Bronze Age burial mounds. It is not far from the Bronze Age cemetery of Lambourne Seven Barrows, which consist of more than 30 well-preserved burial mounds. कि फिंगटन हॉर्स जो है उसके इर्द गिर्द कब्रिस्तान है। ठीक है, ये सारा उसकी बारे में बताया होगा। ठीक है, The carving has been placed in such a way as to make it extremely difficult to see from a close quarters, and like many geoglyphs is best appreciated from the air। और इसकी कार्विंग ऐसी बनाई गई है कि इसे क्लोज क्वार्टर्स से देखना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि मैंने जियोग्लिफ्स जो हैं उन्हें एयर से बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, मतलब कि अगर दूर से देखें तो उन्हें बहुत ही सराहना की जाती है उनकी। नेवरदलेस देयर आर सर्टन एरियाज ऑफ द वेल ऑफ द वाइट हॉर्स, द वैली कंटेनिंग द नेम आफ्टर द enigmatic creature from which an adequate impression may be gained। फिर भी वाइट हॉर्स की घाटी के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें वैलीज़ हैं, ठीक है, रहस्यमय प्राणी के नाम पर जिससे पर्याप्त प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है,
Indeed, on a clear day, the carving can be seen from up to 30 kilometers away. जब किसी दिन एकदम क्लियर डे होगा, मीन टू से बादल नहीं होंगे, तो फिर हम उस कार्विंग को 30 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं. ओके हमारा, तो इसमें तो कोई डेटिंग की बात नहीं की है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हॉर्स एट फिंगटन इज़ फ्रॉम द 1070 CE when White Horse Hill is mentioned in document from the nearby Abbey of Bington, and the first reference to the horse itself is soon after in 1190 CE. जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं हॉर्स के फिंगटन पर जो बनाया गया है इज़ फ्रॉम वो 1070 CE से है. व्हेन वाइट हॉर्स, जब वाइट हॉर्स को डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया गया था, जो कि नज़दीक के जो एबे हैं, बौद्ध मठ हैं, उनके द्वारा, और वो फर्स्ट रेफरेंस बन गया था फॉर द हॉर्स इटसेल्फ 1190 में. हाउएवर द कार्विंग इज़ बिलीव टू डेट बैक मच फर्दर देन दैट. फिर भी इसकी जो कार्विंग की डेट है उसमें बिलीव किया जाता है कि वो इससे भी पीछे की है, वो बहुत पुराना है. ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ द फिंगटन वाइट हॉर्स टू द स्टाइलाइज्ड डिपिक्शन ऑफ द हॉर्स ऑन फर्स्ट सेंचुरी BC coins, it had been thought that the creature must also date to that period. तो फर्स्ट सेंचुरी में जो BCE की फर्स्ट सेंचुरी में जो कॉइन्स थे उन पे स्टाइलाइज्ड डिपिक्शन की हुई थी हॉर्सेस की, जो बिल्कुल फिंगटन वाइट हॉर्स की तरह दिखते थे. इस वजह से सबने ये सोचा, तो ये ऐसा सोचा जाता है या माना जाता है कि जो वो क्रिएचर है वो भी उसी टाइम पीरियड का ही है. ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी ब्लैंक्सिस की तरफ. तो बोल रहे हैं फर्स्ट रेफरेंस टू वाइट हॉर्स हिल अपीयर्स इन डैश फ्रॉम द 1070s. कि जो फर्स्ट रेफरेंस था वाइट हॉर्स का, वो देखा गया था डॉक्यूमेंट्स में. ओके, डॉक्यूमेंट्स में देखा गया था. अकॉर्डिंग टू ओके, ये तो हमने नहीं रीड किया है ना, कि अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग डैश द हॉर्सेज लेट ब्रॉन्ज एज एंड अर्ली एज. ओके, ये पढ़ा था हमने. हॉर्सेज शोन ऑन कॉइन फ्रॉम द पीरियड 100 BCE टू 1 BC आर सिमिलर इन अपेयरेंस. कि जो हॉर्सेज कॉइन्स पे शो करते थे 100 BC से लेके 1 BC तक, वो उनकी अपेयरेंस एक जैसी थी. नेक्स्ट हमने रीड नहीं किया है, आगे हम चलते हैं. However, in 1995, optically stimulated luminescence OSL testing was carried out by the Oxford Archaeological Unit on soil from two of the lower layer of the horse body and from another cut near the base. 1995 में एक OSL टेस्ट किया गया, जो कि ऑक्सफोर्ड आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने किया, सॉइल के ऊपर किया. जो हॉर्स के इर्द गिर्द जितनी भी सॉइल थी उसके नीचे जो लेयर्स थी उस सॉइल पर उन्होंने एक टेस्ट किया. द रिजल्ट वॉज ए डेट फॉर द हॉर्स कंस्ट्रक्शन समवेयर बिटवीन 1400 एंड 600 BC. तो उसका परिणाम था कि उन्हें हॉर्स की कंस्ट्रक्शन की डेट का पता चला, जो कि 1400 से लेकर 1400 और 600 BC के बीच की थी. इन अदर वर्ड्स इट हैड ए लेट ब्रॉन्ज एज. दूसरे शब्दों में तो ये कौन सी एज हुई? लेट ब्रॉन्ज एज और अर्ली आयरन एज ओरिजिन. ठीक है, जब ब्रॉन्ज एज का लास्ट पीरियड था, जब आयरन एज ओरिजिन हो रही थी, जो उसके स्टार्टिंग वाला पीरियड था. अब हम चलते हैं अपनी ब्लैंक्सिस की तरफ. ओके, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग डैश द हॉर्स इज़ लेट ब्रॉन्ज एज अर्ली आयरन एज. कि उनके इर्द गिर्द, उस हॉर्स के इर्द गिर्द किस चीज़ का एनालिसिस किया गया जिससे पता चला कि जो हॉर्स है वो लेट ब्रॉन्ज एज और अर्ली आयरन एज का है. सराउंडिंग सॉइल का उन्होंने एनालिसिस किया था. ओके, नेक्स्ट है पॉसिबल रीज़न फॉर क्रिएशन ऑफ फिंगटन वाइट हॉर्स. ओके, इसकी क्रिएशन के पॉसिबल रीजंस बताने. जब इसके रीजंस आएंगे तब हम यहाँ पर आते हैं. नाउ अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. द लेटर एंड ऑफ द स्टेट रेंज वुड
tie the carving of the horse in with the occupation of the nearby Finkton Hill fort, indicating that it may represent a tribal emblem marking the land of the inhabitants of the hill fort. ओके, जब इसकी ड्रेंटरेज का एंड हुआ तब जो इस हॉर्स की कार्विंग थी ये एक ऑक्यूपेशन बन गया वहाँ पर रहने वाले लोगों का, ठीक है, वो एक ट्राइबल एम्बलम बन गया, ठीक है, जो वहाँ के रहने वाले लोगों का एक चिन्ह था, ठीक है, वो उनकी एक पहचान बन गई वहाँ पर रहने वाले लोगों की. अल्टरनेटली द कार्विंग मे हैव बीन कैरिड आउट ड्यूरिंग ए ब्रॉन्ज और आयरन एज रिचुअल. अल्टरनेटली जो कार्विंग थी कि वो की गई ब्रॉन्ज एज के दौरान या आयरन एज रिचुअल्स के दौरान. Some researchers see the horse as representing the Celtic horse goddess Epona, who was worshipped as a protector of horse and for her associations with fertility. कुछ रिसर्चर्स ने देखा कि हॉर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है एक सेल्टिक हॉर्स की तरह, जो कि इपोना गॉडेस है, जिसे कि हॉर्सेस की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो हॉर्सेस को प्रोटेक्ट करती है इसलिए उसे वर्शिप किया जाता है. और उसका एक और काम है कि वो फर्टिलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, उसका एसोसिएशन, उसका संबंध फर्टिलिटी के साथ भी है. However, the cult of Epona was not important from Gaul, France until around the 1st century CE. हालांकि जो उसका इपोना का वो कल्ट है, वो जो मूर्ति है, वो फ्रांस में नहीं लाई गई थी 1st century CE तक. द डेट इज़ एटलीस्ट 6 centuries आफ्टर द फिंगटन हॉर्स वॉज प्रोबेबली काव. ये जो डेट थी वो कम से कम 6 centuries के बाद थी जब फिंगटन हॉर्स को संभवतः काव कर लिया गया था. Nevertheless, the horse had great ritual and economic significance during the Bronze and Iron. हालांकि जो ये हॉर्स है इसकी बहुत ही महत्वता है इकोनॉमिकली भी और रिचुअल और इसके ग्रेट रिचुअल्स हैं ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज और आयरन एज के दौरान, एज अटेस्टेड बाय द डिपिक्शन ऑन ज्वेलरी एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट. क्योंकि इसकी जो डिपिक्शन थी जो वो ज्वेलरीज पर थी या और जो मेटल धातु के ऑब्जेक्ट थे उन पर इसकी डिपिक्शन के कारण. इट इज़ पॉसिबल दैट द कार्विंग रिप्रेजेंट ए गॉडेस इन ए नेटिव मैथोलॉजी सच एज रियानन, डिस्क्राइब इन लेटर वेल्श मैथोलॉजी एज ए ब्यूटिफुल वुमन ड्रेस्ड इन गोल्ड एंड राइडिंग अ वाइट हॉर्स. संभवतः जो कार्विंग है वो ये रिप्रेजेंट करती है एक गॉड उनके नेटिव मैथोलॉजी में, पुरानी कथाओं में, सच एज रियानन, उसका नाम था रियानन, डिस्क्राइब्ड इन लेटर वेल्श मैथोलॉजी, जो बाद में वेल्श मैथोलॉजी, वेल्श की पुरानी कथाओं में भी डिस्क्राइब किया गया एज एक ब्यूटीफुल वुमेन की तरह जिसने स्वर्ण गोल्ड के कपड़े पहने हुए हैं और वाइट घोड़े पर राइडिंग कर रही है. The fact that geoglyphs can disappear easily along with their associated rituals and meanings indicate that they were never intended to be anything more than a temporary gestures. कि जो ये तथ्य है, फैक्ट है कि जो जियोग्लिफ्स है वो इतनी ईजीली से डिसअपियर हो रहे हैं अपने एसोसिएटेड रूल्स के साथ और मीनिंग के साथ, तो ये इस बात को दर्शाते हैं कि वो ऐसे ही उन्होंने बना दिए एज ए टेम्परेरी एफर्ट्स था, उसके सिवा ये कुछ भी नहीं था. लाइक वी कैन से दैट कि उनका एक इंटरेस्ट था, ठीक है, तो उन्होंने वो बना दिया एज ए फॉर ए टेम्परेरी पर्पस. उन्होंने परमानेंट नहीं बनाया था इन्हें, बट दिस डजेंट लिसन देयर इम्पॉर्टेंट. बट ये चीज़ उनकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं करती. दीज जाइंट कार्विंग्स आर ए फैसिनेटेड ग्लिम्स इनटू द माइंड्स ऑफ देयर क्रिएटर एंड हाउ दे व्यूड द लैंडस्केप इन विच दे लिव. ये जो जाइंट कार्विंग्स हैं वो उनके क्रिएटर्स के माइंड में एक बहुत ही अच्छा सा दृश्य है. एंड हाउ दे व्यू द लैंडस्केप, और जिस लैंडस्केप पे वो रहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, वो इस लैंडस्केप को कैसे देखते हैं. अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, पॉसिबल रीज़न फॉर क्रिएशन ऑफ फिंगटन वाइट हॉर्स के जो पॉसिबल रीज़न थे कि वो क्यों क्रिएट किया गया था. एक तो वो बोल रहे हैं कि लैंड ओनरशिप को इंडिकेट करता है ना, वो एक पर्टिकुलर ट्राइब का एक चिन्ह बन गया.
फॉर्म पार्ट ऑफ एशियंट रिचुअल, एशियंट रिचुअल का पार्ट बन गया। वाज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस हिपोना को शो करता है, जो कि हॉर्सेस की प्रोटेक्शन और फर्टिलिटी के साथ संबंध रखती है। वाज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेल्श गॉडेस कार्ड, और वेल्श की गॉडेस को भी दर्शाती है, जिसे वो क्या बोलते थे, रियनन। तो इसका आंसर होगा रियनन। सो आज की वीडियो यहीं पर। I hope you will learn so much in this tutorial video. Thanks for watching.